हम यहीं पर आते हैं आईवीसी में। देखिए आईवीसी में शहरों में एंट्री करने से पहले मैं कुछ फेमस बातें बताऊंगा इस पूरी सिविलाइजेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग की, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शहर है उनको जो बसाया गया, उसकी जो है ना, जो उसकी बातें हैं अक्सर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, नेक्स्ट, ये हमारा पूरा मैप आपकी समझ में आ गया था। आईवीसी के जो शहर है वो लगभग आपको पता चल गए थे, किसी भी नाम में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, या है किसी को? तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग के रूप में लिखिए टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी। सिंधु सभ्यता का की नगर योजना, टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी। टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी, इसी से बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। सिंधु सभ्यता की नगर योजना। तो देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आप लोगों को, यहां से हम थोड़ा सा जानेंगे इस वाले से। हमने बात की थी कि भाई आईवीसी के जो शहर है वो दो भागों में बटे हुए थे। तो आप लोग पहला पॉइंट ये लिख सकते हो टाउन प्लानिंग में कि लगभग हर शहर दो भागों में बटा हुआ था। मतलब ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें आपको शहर तीन भागों में बटे हुए मिलते हैं, लेकिन लगभग अधिकतर जो शहर है वो कितने भागों में बटे हुए थे? दो भागों में, है ना। एवरी सिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक का नाम क्या है? सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस, और एक का नाम क्या हो जाएगा भाई? ये, इसको बोलेंगे लोअर टाउन। इसको क्या बोलेंगे भाई? लोअर टाउन। ठीक है ना। तो हर शहर लगभग दो भागों में बटा हुआ था। एक का नाम क्या है? सिटाडेल, और एक का नाम क्या है? लोअर टाउन। देखिए सिटाडेल जो आपने लिखा है, वहां पर रहने वाले जो लोग थे वो कौन थे? वो थे रूलिंग क्लास, है ना। यानी कि ऐसा माना जाता है कि आईवीसी में जो व्यापार करने वाले लोग थे उनके हाथों में सत्ता थी। व्यापार करने वाले लोग, है ना, व्यापारी लोग जो है, और वही एलिट क्लास उस जमाने की मानी जाती थी, है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में उच्च वर्ग, है ना। तो ये जो सिटाडेल है, सिटाडेल या एक्रोपोलिस, यहां पे रहने वाले लोग कौन थे? है ना, उच्च वर्ग, एलिट क्लास या रूलिंग क्लास। तो आप लोग सिटाडेल या एक्रोपोलिस के सामने लिख लीजिए, क्या लिखोगे? हाँ, सिटाडेल को बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? दुर्ग। दुर्ग भी बोलते हैं, है ना, दुर्ग लिख सकते हो, किला भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए शब्द जो है ये ठीक है। तो यहां पे कौन लिखते थे भाई? एलिट क्लास या रूलिंग क्लास। और यहां पे कौन लिखते थे भाई? कॉमन पीपल। लोअर टाउन में कौन लिखते थे? जन सामान्य, है ना, कॉमन पीपल यानी कि आम लोग। तो रिहायशी एरिया समझ में आ गया आपके? लगभग हर शहर कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में बटा हुआ था। एक ये जो सिटाडेल है ना, ये अपर एरिया में, यानी कि ऊंचे उठे एरिया में बसा हुआ एरिया था, और ये जो लोअर वाला एरिया है ना, ये निचले एरिया में बसा हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे एलिट क्लास के लोग रहते थे और यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। ठीक है जी। अब एक और बात यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, हमारे पास ऐसे दो शहर है जो दो से ज्यादा भागों में बटे हुए थे, यानी कि अपवाद आ गया हमारे पास, है ना। और वो अपवाद क्या क्या है? अगर हम मैप की बात करें, जहां हमने आपको बताया था, यहां दो ऐसे शहर है। एक तो हमारा है सुरकोतड़ा, नहीं सुरकोतड़ा नहीं, धोलावीरा, और एक हमारा राखीगढ़ी। देखिए ये दो ऐसे शहर है जो दो से ज्यादा भागों में बटे हुए थे। एक तो कौन सा है? राखीगढ़ी, और एक धोलावीरा। तो आप लोग अपवाद में लिख सकते हो, एक्सेप्शन। क्या लिखोगे? एक तो लिख लीजिए धोलावीरा, और एक लिख लीजिए राखीगढ़ी। धोलावीरा तीन भागों में बटा हुआ शहर है, और राखीगढ़ी को कहा जाता है कि ये लगभग चार भागों में बटा हुआ था, अलग अलग सेक्टर में मतलब। तो इसमें एक सिटाडेल हो गया, एक जो है मिडल सिटी हो गया, और एक जो है लोअर सिटी हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए? अपवाद हो गए। हाँ, धोलावीरा और राखीगढ़ी, बस ये दो है अभी तक तो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, समय के हिसाब से चीजें और
जानकारी के हिसाब से आ जाती है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, फिर से हम यहीं आते हैं अपने शहर में। ये जो सिटाडेल है ये असल में चारों तरफ से सुरक्षा दीवार से घिरा रहता था। इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा प्राचीर, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टेड वॉल। ठीक है ना? ये वाला एरिया जो है बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा रहता था और इसमें दरवाजे लगे रहते थे एंट्री के लिए। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी, मोहनजोदारो, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बाजार है, जिस बाजार में ऋतिक रोशन सामान बेचने के लिए जाता है, वो लोअर टाउन में था। लेकिन जब वो अपने माँ बाप का बदला लेता है ना, तब वो इस एरिया में एंट्री के लिए जाता है। तो एंट्री गेट पर उसे पूछा जाता है कि कोई निशानी है तुम्हारे पास, क्योंकि एंट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए आपके पास जिससे पता चले कि आप जो है इस एरिया के रहने वाले लोग हो। और उसे उसका पता कैसे चलता था? कि उनके पास कोई ना कोई ऐसी शाही पहचान होती थी, है ना, रॉयल जो पहचान होती थी जिससे एंट्री इनको मिल जाती थी। ठीक है? तो ये जो एरिया है ये किससे घिरा रहता था? प्रोटेक्टेड वॉल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? रक्षा प्राचीर। लेकिन हमें एक ऐसा शहर मिला है जो रक्षा प्राचीर या प्रोटेक्टेड वॉल से घिरा हुआ नहीं था, और वो शहर कौन सा है? वो शहर है हमारा चनहुदारो। चनहुदारो को कहा जाता है सिटी, क्या कहा जाता है भाई? सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है ना? तो यहां पे आप लिख लीजिए चनहुदरो के सामने लिख लीजिए सिटी विदाउट सिटाडेल। ये भी अपवाद हो गया, एक्सेप्शनल हो गया। हिंदी में लिख लीजिए आप, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था, एकमात्र शहर जो दुर्गीकृत नहीं था। इसको क्या कहेंगे? सिटी विदाउट सिटाडेल। किसे कहेंगे? चनहुदरो को कहेंगे। ठीक है? अच्छा, एक और खूबी थी इन शहरों की, चनहुदरो। वो जो मैप था ना, मैंने आपको बताया था, लिख के बता देता हूं, लेकिन मैंने आपको इसीलिए मैंने सबसे पहले सारे शहरों के नाम बताए थे मैंने आप लोगों को। शहर का नाम आप लिख सकते हो चनहुदरो या चनहुदैरो। हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा चनहुदरो, चनहुदारो या चनहुदरो। ये क्या है? सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है जी? अच्छा, एक बड़ी और फेमस बात ये थी शहरों की कि शहरों के जो घर बने हुए थे, है ना, ये ग्रिड रूप में, एक जाल के रूप में बने हुए हैं। इसी शहर का एग्जांपल लेंगे हम लोग। ठीक है ना? एकदम जाल के रूप में जो है शहर वो बने हुए हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो खिड़की दरवाजे होती थी, जैसे ये मान लीजिए ये मेन सड़क है और इससे जो है स्ट्रीट, है ना, गलियां बनी हुई है, और ये मेन सड़क है और ये स्ट्रीट बनी हुई है। ठीक है ना? इससे थोड़ा और आगे आके इस तरीके से, और यहां घर बने हुए हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है ना? यहां इस तरीके से घर बने हुए हैं। तो दरवाजे जो है वो मेन सड़क पर ना खुलकर किन में खुलते थे? गलियों में। और आजकल क्या होता है? आजकल दरवाजे जो है मेन सड़क पे हमें चाहिए, है ना। लेकिन पुराने जमाने में, यानी कि आईवीसी के जमाने में क्या था कि जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो गलियों में होती थी, मेन जो सड़क है उस पर नहीं होती थी। लेकिन हमारे पास एक ऐसा शहर है जहां पर खिड़कियां और दरवाजे जो है वो मेन सड़कों पर भी होती थी। अब वो कौन सा शहर है? उसका नाम है लोथल। ठीक है ना? तो आप लोग क्या कीजिए, लोथल लिखिए। तो अब हम फिर से यहीं आ जाते हैं अपने मैप में। ठीक है? तो इसमें ये लिख सकते हैं आप लोग, खिड़कियां और दरवाजे, कौन सा शहर है? लोथल। लोथल हमारा कहां है ना, गुजरात में। अब आपको चीजें धीरे धीरे, जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, वैसे वैसे आपका ये मैप आपको कामयाब नजर होता आएगा, है ना, क्योंकि ये फायदेमंद तभी है। अब आपसे कोई पूछे कि सिटी विदाउट सिटाडेल, तो आप सीधा चले जाएंगे यहां। आपसे पूछे कि ऐसा शहर जो 2 से ज्यादा भागों में बटे हुए, तो उसके लिए आप गुजरात और हरियाणा, है ना। आपसे पूछे कि पूरे आईवीसी के शहरों में दरवाजे और खिड़कियां सड़कों पर नहीं होती थी, गलियों में खुलती थी, लेकिन ऐसा शहर जिसकी दरवाजे और खिड़कियां सड़कों पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। तो आप लोग यहां पे लिख लीजिए, लोथल के सामने दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। खुलते थे। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? विंडोज एंड डोर्स ओपनड
इन फ्रंट ऑफ मेन रोड। खिड़की और दरवाजे कहां खुलते थे भाई? सड़कों की ओर। ये हमने एक किसकी बात की? एक विशेषता की बात की शहरों की। दूसरी शहरों की विशेषता यहां पर क्या थी कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 एंगल पर क्रॉस करती थी, ठीक है ना। यानी कि जैसे चंडीगढ़ शहर आप देखोगे तो वहां पर जो सड़कें हैं आपको, है ना, 90 एंगल का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक सड़क ये आ रही है, ठीक है, और एक सड़क इस तरफ से आ रही है, एक सड़क इस तरफ से आ रही है और एक सड़क जो है वो इस तरफ से आ रही है। तो ये थोड़ा सा गलती बन गया है ना। अगर आप यहां आगे बढ़ने की कोशिश करें, चल जाएगा इतना। और लगभग हर सड़क जो है सेम चौड़ाई की होती थी। ऐसा नहीं कि एक सड़क चौड़ी ज्यादा हो गई और कहीं जाके नीडी हो गई, ऐसा नहीं था। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो कि सड़कें एक दूसरे को, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा शहर का, यानी कि टाउन प्लानिंग का, हाँ नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? रोड्स अक्रॉस 90 एंगल। ठीक है जी। अब हम शहर में अंदर घुस जाते हैं और शहर में जैसे अंदर घुसेंगे तो हमें तीन चीजें दिखाई देगी। सबसे पहला क्या दिखाई देगा कि हर शहर में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था, जबकि इसी के समकालीन ऐसी सिविलाइजेशन, जैसे बात करें अगर हम मेसोपोटामिया की, तो वहां पर धूप में सुखाई हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की, उसकी इजिप्ट की, तो वहां पर थोड़ी सी आग में पकी हुई ईंटें, जिसको हम बोलेंगे बेक्ड, है ना, ईंट को क्या बोलेंगे? ब्रिक्स, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहां पर जो ईंटें थी वो आग में पकी हुई, यानी कि ब्रंट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था मकानों को बनाने के लिए। इसलिए शानदार मकान जो है हमें इन शहरों में मिले। तो आप लोग यहां पे दूसरे या नेक्स्ट फेमस पॉइंट लिख लीजिए, यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, BURNT, आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रंट, BURNT, ब्रंट ब्रिक्स। अच्छा, जब हम घरों में पहुंचेंगे तो घरों की एक बड़ी फेमस विशेषता ये थी कि हर घर में लगभग आंगन होता था और बाथरूम होता था, लगभग हर घर में, ठीक है ना। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर लिख लीजिए कि घरों में, चाहे वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो, आंगन और बाथरूम होता था। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज, इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और स्मॉल हाउस, इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और स्मॉल हाउस, यानी कि छोटा और बड़ा घर, हैव इट्स ऑन कोर्ट यार्ड, COURTYARD। कोर्ट यार्ड का मतलब क्या होता है? आंगन, है ना, एंड बाथरूम। अच्छा, यहां का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बेहतरीन था, बड़ा ध्यान रखते थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका जो फीचर है शहरों का वो लिख लीजिए, द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूं। हर घर से नालियां निकलती थी और आपको पता है स्ट्रीट में नालियां बनी होती है, साइड में, वहां पर भी साइड में बनी होती थी। लेकिन हमारी जो नालियां होती है वो खुली होती है, शहरों की हो चाहे वो गांव की हो, खुली नालियां होती थी। लेकिन इनकी नालियां ढकी हुई होती थी। और फिर उसके बाद जो नालियां होती थी वो सीधे बड़े नाले में, और सारी जो नालियां, बड़ी नालियां होती थी वो बड़े नाले में, और फिर उसके बाद शहर से बाहर वो जो वेस्ट होता था वो शहर से बाहर पहुंचा दिया जाता था। इस तरीके से यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इतना बेहतरीन था कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। और शहरों में इस तरीके से शहर डिजाइन किए जाते थे, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि अगर शहर में इस तरफ से हवा चल रही है तो यहां शहरों की सड़कों के या फिर किसमें गलियों में अगर कोई हल्का फुल्का कचरा है तो वो शहर की दूसरी तरफ निकल आता था। यहां से हवा चल रही है तो इस तरफ निकल आता था, क्योंकि शहर बहुत छोटे होते थे। आज तो हमारे यहाँ अगर हवा एक तरफ चल जाए तो दूसरी तरफ पता भी ना चले, ये चल जाता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ शहर बहुत बड़े बड़े लेवल पर बन चुके हैं। तो यहाँ ये कुछ
हमारे शहरों के फीचर्स है किसके, आईवीसी के। मुझे लगता है थोड़ा वो समझ में आया होगा। हर शहर दो भागों में बटा हुआ था, है ना, एक अपर और एक लोअर। एक का नाम सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस। सिटाडेल या एक्रोपोलिस जो है वो प्रोटेक्टेड वॉल से घिरा होता था और वहां पर एलीट क्लास के लोग रहते थे। लोअर टाउन में कौन रहते थे, है ना, कॉमन पीपल रहते थे। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ अपवाद हम लोगों को मिले, है ना। कुछ शहर ऐसे थे जो दो से ज्यादा भागों में बटे हुए थे, उसमें दो नाम आए हमारे पास, एक धोलावीरा और एक राखीगढ़ी। फिर उसके बाद सिटाडेल चूंकि प्रोटेक्टेड वॉल से घिरा हुआ था, लेकिन ऐसा भी शहर है जहां पर हमें एक्रोपोलिस या सिटाडेल नहीं मिला है, और वो कौन सा है, चनउदारो, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है ना। फिर उसके बाद खिड़कियां और दरवाजे जो है वो मेन रोड पे नहीं खुलते थे, लेकिन ऐसा शहर भी हमें मिला जिसकी खिड़की दरवाजे मेन रोड पर खुलते थे, और उसका नाम क्या है, लोथल। अब देखिए ये सब चीजें कैसे, अगर आप नॉलेज इकट्ठा करते चले जाते हैं ना, और आपने क्या कर दिया, आपने इस मैप को अपने दिमाग में बैठा लिया, इस पूरे मैप को कि कहां कहां पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ऑटोमेटिक हर शहर की जो फेमस बातें जो अक्सर एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, आपको रिकॉल होनी शुरू हो जाएगी, आपको याद होनी शुरू हो जाएगी कि भाई अगर मैं चनउदारो की बात कर रहा हूं तो चनउदारो कहां है, यहां पर है, इसकी जो फेमस फैक्ट है वो मेरे से पूछे गए। या आपके रूटीन एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है, मान लीजिए धोलावीरा के बारे में कुछ पूछ लिया, जैसे धोलावीरा के बारे में पूछा जाता है कि भाई स्टेडियम का जो एग्जाम्पल है वो कहां से मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा, क्योंकि स्टेडियम जो है वो, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी हम क्या करें, अभी हम पूरी आईवीसी की जो कॉमन बातें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इस पूरी आईवीसी में दो चीजें बड़ी बेहतरीन है, वो और मैं आपको बता देता हूं। जैसे कॉमन, मैंने टाउन प्लानिंग आपको बता दिया। अब यहां पर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, यहीं पर है ना, लिख लेते हैं। एक तो एक शब्द सुना होगा आपने, इमेज, और एक सुना होगा आपने सील्स एंड इमेजेस। देखिए ये दोनों चीजें बड़ी बेहतरीन तरीके से इस जमाने के लोगों ने बनाई, और इनका जो यूज है वो एलीट क्लास के लोग करते थे, यानी कि उस जमाने के जो उच्च वर्ग है वो इन दो चीजों का इस्तेमाल करता था। तो आप लोग क्या कीजिए, नेक्स्ट हेडिंग के रूप में लिख लीजिए, सील्स एंड इमेजेस। सील्स एंड इमेजेस। हाँ, सील्स का मतलब, अच्छा हिंदी में हम कहेंगे इसको मोहरे, और यहां पे क्या कहेंगे, प्रतिमाएं। मोहरे का मतलब, देखिए मोहर का मतलब क्या होता है, आप बताइए। देखिए मोहर का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि जो सोने चांदी की मुद्राएं होती है उनको भी मोहर कहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आता है मोहर का मतलब स्टैंप, है ना, और कुछ लोगों के दिमाग में आता है मोहर का मतलब, पुराने जमाने में जो महिलाएं होती थी वो मोहर के नाम से एक ऑर्नामेंट पहनती थी, जिसमें सोने चांदी के सिक्के टाइप की जो है चीजें लगी रहती थी, तो उसको भी मोहर कहा जाता था। ठीक है ना। लेकिन जब आईवीसी आप पढ़े, तो आईवीसी में जब हिंदी वाले मोहर शब्द पढ़े तो इसका मतलब क्या माने, सील्स। और सील्स तो आपको पता ही है क्या होता है, कि एक ऐसा सरफेस जिसके, है ना, वो चाहे पत्थर का हो सकता है या किसी और चीज का हो सकता है, उस पर कुछ चीजें आपने उकेर दी है, कुछ बना दी है, और वो अगर आप किसी मेल्ट की हुई चीज पर प्रेस कर दे तो उस पर क्या हो जाएगा, छप जाएगा, है ना। अब सील्स का प्रयोग क्या करते थे ये लोग जो है अपने बने हुए सामान जो है विदेशों में भेजते थे और अलग अलग शहरों में भेजते थे इंटरनल व्यापार के लिए। तो सामान जो है वो सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए और पहचान के साथ पहुंच जाए। यानी कि मान लीजिए कि हड़प्पा शहर में कोई चीज बनती है और ये पता है कि फला दुकान पे बनती है या फला फैक्ट्री में बनती है, तो उस फैक्ट्री की कोई ना कोई पहचान होगी, और वो पहचान क्या होगी, मोहर। और वो सामान आपने पैक कर दिया और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, कुछ ऐसा करके उस पर अपनी मोहर लगा दी, छाप लगा दी, छाप कह सकते हैं आप उसको, है ना। और वो फिर अगर सही सलामत जो है मोहनजोदारो शहर में पहुंच गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब मोहर का प्रयोग दो तरीके से किया जाता था, सामान को सुरक्षित पहुंचाने के लिए और दूसरा पहचान का पता करने के लिए कि फला जगह से सामान आया है। तो इससे ट्रेड अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा होगा, है ना, फायदा होगा व्यापारियों को, और व्यापारियों को फायदा होगा तो शहर शानदार बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आम लोगों के पास आएगा वैसे वैसे जो है उनके घर, है ना, उनके रिहायशी एरिया और जहां वो लोग रहते हैं वहां के एरिया जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और अगर पैसा नहीं है तो एरिया कैसे होंगे, झुपड़पट्टी वाले। सड़कें अच्छी होंगी, पीने का पानी अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं होगी। तो जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे जो है किसी भी एरिया का जो रहन सहन है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसी को हमें स्टडी करना है आईवीसी के थ्रू। ठीक है ना। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो मोहर और एक प्रतिमाएं। जो मोहर होती थी, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती थी और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई जाती थी। तो आप लोग क्या कीजिए, इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन। पॉइंट क्या है, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ
हड़प्पन सिविलाइजेशन आर द सील्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उनकी मोहरे है। द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर सील्स। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां मोहरे है, यानी कि जिस पर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे क्रिएटिविटी जो हमें दिखाई देती है आईवीसी के लोगों की, वो किस पर दिखाई देती है? सील्स पर, मोहरों पर। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लीजिए कि अभी तक लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुई है, यानी कि इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? सील्स, है ना? क्या लिखोगे? 2000 सील्स हैव बीन फाउंडेड। 2000 मोहरे अभी तक मिली है। और एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि आईवीसी की जो स्क्रिप्ट हम लोगों को मिली है ना, वो इन मोहरों से ही निकाली गई है। यानी कि आईवीसी की जो लिपि है उसकी जानकारी हमें किसके थ्रू मिलती है? मोहरों के थ्रू। क्योंकि हमें कोई ऐसा रिटर्न चीज नहीं मिली है ना, जिस पर आईवीसी के स्क्रिप्ट का जो है पता चलता हो। मोहरों पर जो चीजें लिखी रहती थी, अब जैसे मोहर आप देख लीजिए, मैंने यहां पे इसीलिए ये सब वो किया था। जैसे ये जो मोहर है हमारी, है ना, इस पे जो ये बना हुआ है ना, ये इसकी स्क्रिप्ट है। अब ये पिक्टोग्राफिक है, अच्छा बड़ा ठीक है, अभी पढ़ा ही नहीं गया इसको, बस इसको अंदाजा लगाया गया कि भाई ये इसकी क्या थी? मोहर थी। और ये कैसी है? पिक्टोग्राफिक। कैसी है भाई? हाँ, पिक्टोग्राफिक। ये तो ढक जाएगा भाई, है ना? चलो इनको साइड कर देते हैं ना, इनको साइड कर देते हैं। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया भाई? मैंने आपको बताया कि ये जो, अब ये क्या है? ये असल में पिक बने हुए हैं। ये क्या बने हुए हैं? हाँ, चित्र बने हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा हिंदी में लिखा रहता है कि आईवीसी की जो लिपि है वो कैसी है? चित्राक्षर या चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक, ये 3 शब्द यूज होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द यूज हुआ है, पिक्टोग्राफिक, बस, है ना? पिक्टोग्राफिक मतलब जिसमें पिक इस्तेमाल होते हो। तो ये आपने देखा। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये और मोहर देख लेते हैं हम लोग, है ना? ये तो और छोटी हो गई है ना, इसको साइड कर देते हैं। अब इसको लेके आ जाते हैं। ये मोहरे हैं, बस मतलब समझने का मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि भाई इस तरह की मोहरे हम लोगों को कहां मिली है? आईवीसी में मिली है। और आईवीसी आपने मैप में देखा, पूरे एकदम एरिया में फैली हुई थी, तो मोहरे बहुत ज्यादा मिली। और लगभग कितनी मिली हमें? 2000 के आसपास। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हमारी मोहरे है। और ये मैंने कहा कि ये क्या है? ये उस जमाने के लोगों का क्रिएटिव, है ना, अप्रोच है, और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनको बनाया गया उस जमाने के हिसाब से, आप सोचिए। ठीक है? अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी? प्रतिमा की, है ना? तो प्रतिमा जो बनाई गई, ठीक है ना, वो भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई। ठीक है? और ये जो प्रतिमाएं हैं, ये और सील्स, ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं, एलीट क्लास के लोग इनका यूज करते थे। ठीक है ना? तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लिख लीजिए कि सील्स एंड इमेजेस यूज्ड बाय एलीट क्लास ऑब्लिक करके रूलिंग क्लास ऑफ आईवीसी। सील्स एंड इमेजेस यूज्ड बाय एलीट क्लास ऑब्लिक करके रूलिंग क्लास ऑफ आईवीसी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? मोहरे और प्रतिमाएं उच्च वर्ग के लोग प्रयोग करते थे। प्रतिमा में अगर आप देखोगे तो ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना? ये असल में एक ब्रोंज की बनी हुई लड़की की प्रतिमा है। और ये आपने देखा अमिताभ बच्चन की स्टाइल में खड़ी हुई है, ऐसे, है ना, ऐसे। ये स्टाइल मुझे लगता है अमिताभ बच्चन ने वहीं से लिया होगा, है ना? और ऐसे हाथ इसने रखा हुआ है। तो ये जो स्टाइल है इस महिला का, ठीक है ना, ये आईवीसी से कॉपी किया किसने? अमिताभ बच्चन। मतलब याद करने के तरीके हैं। ठीक है ना? और तो कुछ है नहीं। ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है उस जमाने का। हाँ, मोहर असल में एक पत्थर होता था, स्टेटाइड। स्टेटाइड एक व्हाइट सा पत्थर होता है, ठीक है ना? उसकी अधिकतर पत्थरों की मोहर बनी होती थी। ये जो मोहरें हैं, ये ऐसा नहीं कि भाई किसी मेटल की बनी हुई थी, अधिकतर मोहरें पत्थरों की बनी हुई थी।
किसका, मोहर का? अब हाँ होता है अभी भी। नहीं, अब तो किसी की भी बना सकते हो, अब तो आपके पास बेहतरीन एलॉय आ चुके हैं, बेहतरीन डाइज आ चुकी है, तो अब तो मोहरे आप कहीं की भी बना सकते हो। वो मोहर नहीं होती, वो स्टैंप होती है। इसलिए मैंने 3 शब्द इस्तेमाल किए थे इससे पहले। मैंने कहा था कि कुछ लोग मोहर का मतलब स्टैंप समझते हैं, कुछ लोग मोहर का मतलब एक ऑर्नामेंट समझते हैं, कुछ लोग मोहर का मतलब क्या समझते हैं, एक तरह की करेंसी। लेकिन आप जब आईवीसी पढ़े तो इसे आपको मोहर का मतलब क्या मानना है, सील्स। कहा था ना अभी। किस में लग जाती है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन में जो सामान पैक होके आता है उसमें आपने देखा होगा कि मेल्ट की हुई चीज पर ऐसे मोहर मारी जाती है ना, लेकिन वो स्टैंप नहीं होती, वो सील होती है। ठीक है ना वो। हम्म। हाँ, ये ब्रोंज की बनी हुई है, कॉपर प्लस टिन। अब थोड़ा सा और आ जाते हैं, जो आम लोग इस्तेमाल करते थे उसकी हम बात कर लेते हैं। बड़ा फेमस शब्द है एक, आपने अगर नाम सुना होगा, वो फेमस शब्द क्या है भाई? वहीं आ जाते हैं, या यहीं यहीं बात कर लेते हैं ना, यहीं से हो जाएगा काम हमारा। एक शब्द आपने सुना होगा, टेराकोटा। नेक्स्ट हेडिंग के रूप में लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग के रूप में क्या लिखोगे? टेराकोटा फिंगरिन। क्या लिखा आपने? हम्म, टेराकोटा फिंग, और आएगा फिंगरिन, टेराकोटा, FIGURINE, टेराकोटा फिंगरिन। हाँ, फिंगरिन पढ़ते हैं इसको, FIGURIN। हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, बस इसका अर्थ समझना है आप लोगों को। वैसे तो टेराकोटा को हिंदी में टेराकोटा ही कहेंगे। फिंगरिन का मतलब अलग हो जाएगा, फिंगरिन का मतलब हो जाएगा मरण मूर्तियां। ये थोड़ा अजीब सा नाम है ना, ऐसे पढ़ा, ऐसे लिखा जाएगा, मरण मूर्तियां, टेराकोटा फिंगरिन। ठीक है ना, मूर्तिकाएं भी पढ़ते हैं इनको, मूर्तियां भी पढ़ते हैं। अब इनको कैसे समझे, अब इनको हम समझेंगे भाई, ये दो चीज लेंगे हम लोग। पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए, असल में टेराकोटा का मतलब क्या होता है? टेराकोटा का मतलब होता है कि आपने मिट्टी उठाई और मिट्टी से आपने गारा बनाया और उसमें आपने कुछ शेप बनानी शुरू कर दी। ठीक है ना, तो उसे क्या, और उसको आपने आग में बेक कर दिया, यानी कि हल्का सा पका दिया, तो वो क्या हो जाएगी? टेराकोटा। ठीक है ना। और फिंगरिंग का मतलब क्या हो गया? फिंगरिंग का मतलब हो गया कि आपने आदमी, इंसानों की, महिलाओं की, या जानवरों की, या कोई खिलौना, इस तरह की चीजें आपने बना दी, तो इसको कहते हैं टेराकोटा फिंगरिन, फिंगरिंस, है ना। टेराकोटा मूर्तिकाएं भी पढ़ते हैं इसको, या मूर्तियां भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, टेराकोटा मूर्तिकाएं या टेराकोटा मूर्तियां। समझ में आया नहीं आया? तो आप लोग ये लिख लीजिए। हाँ, अब ये एक शब्द आ गया हमारे पास, बिंद भांड। इसका मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है? मिट्टी का बर्तन। इसको बोलते हैं हम पोट्री। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम पोट्स। पॉट का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। जैसे हम घड़ा शब्द यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं? जैसे आपने पुराने जमाने में, अब तो नए जमाने में कटोरे में चाय पी जाती है ना, पी जाती नहीं पी जाती है? तो वो जो कटोरा, कटोरा होता है, क्या बोलते हैं इसको? कुल्लड़। हाँ, ये शब्द ज्यादा अच्छा है। कटोरा जो है वो गांव देहातों में बोला जाता है, कुल्लड़ जो है वो शहरों में बोला जाता है। तो आपने कुल्लड़ चाय सुनी होगी, तो वो मृद भांड है। अच्छा, पी भी आपने? ठीक है ना। चलिए, अब आप लोग यहाँ पे मृद भांड को छोड़ के किसको हम बात करेंगे? टेराकोटा फिंगरिंग्स। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले हिंदी वाले लिख लेंगे भाई। आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएं। आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएं। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे आप लोग? फिंगरिंग्स। फिंगरिंग्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, है ना, मूर्तिकाएं। विच बेक्ड इन फायर, आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएं। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इनका प्रयोग, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये, या तो खिलौने के रूप में,
या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। अभी थोड़ा सा याद कीजिए, दिवाली इंग्लिश वाले लिखेंगे पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। दीज वर आइदर यूज्ड एज टॉयज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप। क्या लिखा आपने? दीज वर आइदर यूज्ड एज टॉयज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप। इनका प्रयोग खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। जैसे दिवाली याद कीजिए, अब आप दिवाली के टाइम पर आप घरों को सजाने के लिए छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए खिलौने लाते हो, तो क्या उसमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है या बहुत बड़ा क्रिएशन होता है आज के जमाने का? नहीं होता ना। आम इंसानों की पहुंच में होता है वो, है ना, और ज्यादा अच्छे लेवल का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जाता है। लेकिन उनमें कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी बनाई जाती है जो पूजने के लिए हम लोग घर में लाते हैं। इसका मतलब वो सजावटी के रूप में भी हम ला सकते हैं और किसके रूप में? पूजने के पर्पस से भी हम, ठीक है ना, वैसी चीजें खरीद के लाते हैं। तो इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि ये जो मृण मूर्तियां, ये जो फिंगरिंग है, या तो ये खिलौने के रूप में यूज होती होगी या पूज्य के, है ना, प्रतिमाओं के रूप में इनका यूज होता होगा। और ये जो चीजें हैं, ये चीजें अगर मैं मैप पर आपको दिखाऊं, मतलब जो हमने डाउनलोड किया है, एक तो ये, पहले तो इसको हटा देते हैं, ये साइड कर देते हैं ना, एक तो ये, और एक हमारे पास ये। इनको बड़ा, है ना, बनाना है या छोटे से काम चल जाएगा? बड़ा बना देते हैं भाई। अब आपको ये दिवाली याद आ जाएगी या नहीं है याद? इसी तरह की चीजें आप लोग खरीदते हो सजावट के लिए, और अगर इनमें हम अपनी धार्मिक आस्था के जो पात्र है उनको गढ़ दे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी? पूजने की प्रतिमाएं हो जाएंगी। ठीक है ना? जैसे ये, अब ये क्या है? ये तरीके के खिलौने के रूप में यूज हो रहा है। ये गुड्डा गुड़िया भी नजर आएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। ये आप खिलौने के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ना। ये जो है किसके रूप में? खिलौने के रूप में। ये हाँ, ये भी सब उसी टाइप के, ये भी, ये सब चीजें, और ये भी, इनको बोलते हैं टेराकोटा फिंगरिंग्स। और ये दुनिया भर की हम लोगों को मिली है, हर शहर से ढेरों ढेर जो है, क्या मिला है भाई? टेराकोटा फिंगरिंग्स। और ये यूज किनके द्वारा होती थी? आम लोगों के द्वारा। इसका मतलब इमेज और सील्स अपर लेवल के लोग यूज करते थे, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, अच्छा क्रिएटिविटी उसमें दिखाई जाती थी। लेकिन जो टेराकोटा फिंगरिंग्स है वो बहुत कम लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई जाती थी और आम लोगों की पहुंच में वो होती थी। और वो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ये जो है, ये क्या है? टेराकोटा फिंगरिंग्स। समझ में आई बात या नहीं? तो आप लोग क्या लिखा आपने? एक बार सिटाडल और लोअर टाउन अगेन एक्सप्लेन कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं। अभी इसको लिख लीजिए ना, ये जो पॉइंट बताया आपको। तो अभी आपने क्या लिखा? अभी आपने लिखा कि इनका प्रयोग खिलौने के रूप में और पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था, ठीक है ना। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि टेराकोटा पीसेस रिप्रेजेंट अनसोफिस्टिकल आर्टिस्टिक वर्क्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मण मूर्तियां बहुत ही सरल कलाकृतियां होती थी। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्या लिख होंगे? ये मण मूर्तियां बहुत ही सरल कलाकृतियां होती थी। इंग्लिश वाले लिखेंगे द टेराकोटा पीसेस रिप्रेजेंट अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क्स। हिंदी में लिख लीजिए आप लोग कि टेराकोटा बहुत ही सरल कलाकृतियां होती थी और इनका प्रयोग क्या बोलेंगे भाई? जन सामान्य करते थे, यानी कि कॉमन पीपल। और एक और पॉइंट इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? टेराकोटा फिंगरिंग्स यूज्ड बाय कॉमन पीपल। ये आईवीसी में एंट्री करने से पहले ये ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, और फिर उसके बाद आईवीसी के फैक्ट अगर आप याद करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले आपको टाउन प्लानिंग बताया था, और टाउन प्लानिंग में ये पूछा जा रहा है कि भाई आप जो है एक तो सिटाडेल और एक लोअर टाउन को अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हम चलते हैं यहीं पर, यहां में और कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो भाई देखो क्या है कि लोअर टाउन शहर मैंने आपको बताया कि दो भागों में बटा हुआ था। एक अपर, जो अपर भाग होता था ना, वो असल में पश्चिम में होता था। पश्चिम मतलब वेस्ट,
और जो लोअर टाउन होता था वो शहर के किस तरफ होता था? ईस्ट की तरफ होता था हमेशा। और आपने देखा है कि आज पश्चिम वाले ही ज्यादा विकसित है पूर्व वालों से, या पूर्व वाले विकसित है? पश्चिम का जो समाज है ना, वो हर टेक्नोलॉजी से बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम पूर्व वाले फेमस है ना, या नहीं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि शहर दो भागों में बटा हुआ था, एक क्या है? सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस। और सिटाडेल क्या होता था? चारों तरफ से प्रोटेक्टेड वॉल से घिरा होता था, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा प्राचीर। ठीक है जी। और जो लोअर टाउन था वो दीवार से नहीं घिरा होता था, ठीक है ना, वो फैला होता था, तो उसमें आम लोग रहते थे। ठीक है। और बाकी जो एलीट क्लास के लोग होते थे और जो रूलिंग क्लास होते थे वो कहां रहते थे? सिटाडेल में रहते थे, ठीक है ना, एक्रोपोलिस में रहते थे। और जो जन सामान्य था वो कहां रहता था? लोअर टाउन में रहता था। ठीक है ना। तो देखिए हमारी तीन चार चीजें हो गई है। एक तो हो गया हमारा टाउन प्लानिंग, एक हो गया हमारा सील्स और इमेजेस, एक हो गया हमारा टेराकोटा। अब एक चीज जो आईवीसी के लोगों को नहीं पता थी, दो तीन चीजें हैं उसमें, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है कि आईवीसी के लोगों को किसका नॉलेज नहीं था? आयरन का नॉलेज नहीं था, ठीक है ना। आईवीसी के लोग जो है लोहे का ज्ञान नहीं रखते थे, लोहे का नॉलेज इनको नहीं था। दूसरा क्या है कि हॉर्स और लॉयन यानी कि घोड़ा और शेर इन लोगों को नहीं पता था। तीसरा क्या है? इन लोगों को करेंसी का नॉलेज नहीं था, यानी कि आईवीसी के शहरों से हमें करेंसी नहीं मिली है, इसका मतलब व्यापार किस हिसाब से होता था? बार्टर सिस्टम के तहत होता था। और चौथी बेहतरीन चीज क्या है कि इन लोगों ने अपने ईश्वरों के घर नहीं बनाए, मतलब नो टेम्पल एविडेंस। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक जो कंस्ट्रक्शन है वो हम लोगों को नहीं मिला है, शहरों में धार्मिक कंस्ट्रक्शन उस जमाने में नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि ये चारों की चारों चीजें आपकी समझ में आ गई होगी कि आईवीसी के लोगों को क्या नहीं पता था, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लिख लीजिए, पहला तो लिख लीजिए कि आयरन का नॉलेज नहीं था इन लोगों को। दूसरा, हॉर्स एंड लॉयन। तीसरा, कॉइन्स आर नॉट एविडेंट, सिक्के नहीं पाए गए हैं। और चौथा, चौथा क्या है? हाँ, नो टेम्पल एविडेंस, ऐसा लिख लीजिए और ब्रैकेट बना के लिख लेना रिलीजियस बिल्डिंग, यानी कि धार्मिक कंस्ट्रक्शन नहीं पाए गए हैं। नो टेम्पल एविडेंस का मतलब क्या हो जाएगा? रिलीजियस बिल्डिंग आर नॉट फाउंड। हाँ, असल में सिंधु नदी की पूजा करते थे लेकिन उसका मंदिर नहीं बनाया, जैसे पुराने जमाने में इंद्र की पूजा होती थी, है ना, तो उसका मंदिर भी नहीं मिला हमें जब हम वैदिक एज की बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा कंसेप्ट बन जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर उसके बाद धार्मिक कंस्ट्रक्शन जो है बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है, कि ब्रह्मा का एक ही मंदिर है हमारे पूरे इंडिया में, और वो कहाँ है? पुष्कर। इसका मतलब आप लोग भी ये फैक्ट जानते हो, है ना। बाकी हमारे ज्यादातर मंदिर जो है वो दो ही हमारी, है ना, किसके? विष्णु और महेश, है ना, या नहीं। और उन्हीं के जो अवतार है, उन्हीं के अवतारों के फिर और, है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ठीक है ना, तो ये किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के। और शिव के अवतार तो बड़े फेमस फेमस है, पता होगा आप लोगों को। काल भैरव। कैसे कैसे नाम लेते हो आप? चलो जी, तो बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि आईवीसी के लोगों को चारों चीजें मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है हमने कि इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। दूसरा, हॉर्स और लॉयन का नॉलेज इनको नहीं था। तीसरा, सिक्के यानी कि करेंसी, कॉइन्स, कॉइन्स ही लिख सकते हैं हम लोग, है ना, आर नॉट फाउंड या आर नॉट एविडेंट, सिक्के नहीं पाए गए हैं। और चौथा, रिलीजियस बिल्डिंग भी नहीं मिली है। अब हॉर्स के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो हमें मिली है, क्योंकि हॉर्स पर डिबेट है, तो यहीं पर मैं हॉर्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, तीन शहर है हमारे पास, एक तो है मोहनजोदारो, एक है लोथल और एक है सुरकोतड़ा। ये तीन शहरों से हमें हॉर्स के बारे में जानकारी मिली है, जिस पर डिबेट चलती है पूरी। यानी कि अगर हम यहां आ जाए तो हमारा एक तो शहर कौन सा भाई? एक तो शहर हमने बताया आपको, कौन सा कलर ले, अब हमें लेना पड़ेगा ब्लू, है ना, ब्लू है, पानी पानी, है ना, तो ये ले लेते हैं। तो ये एक तो कौन सा शहर? मोहनजोदारो, ठीक है जी। लोथल कौन सा था हमारा? ये छठे नंबर पे था लोथल, है ना।
ये लोथल, और सुरकोतड़ा मुझे लगता है ये दूसरे नंबर पे था ना, तीसरे नंबर पर धोलावीरा था, एक ही है। ये 3 ऐसे शहर है जहां से हमें घोड़े के बारे में कुछ जानकारी मिली है, और उसी के आधार पर इतिहासकारों का एक वर्ग ये कहता है कि इन लोगों को हॉर्स का नॉलेज था, और एक वर्ग कहता है कि इन लोगों को हॉर्स का नॉलेज नहीं था। डिबेट चलता है ये पूरा, लेकिन आज तक फाइनल नहीं हो पाया कि एक ही वर्ग की हम बात मान ले। दोनों अपने अपने तरीके से एविडेंस देते हैं। तो आप लोग ये तीनों शहरों से हमें क्या मिला है ये लिख लीजिए आप। क्या लिख के? हॉर्स लिख के। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? घोड़ा, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? हॉर्स। तो आप लोग सबसे पहला लिखिए हॉर्स में एविडेंस ऑफ हॉर्स, एविडेंस ऑफ हॉर्स कम्स, COMES, एविडेंस ऑफ हॉर्स कम्स फ्रॉम ए सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदारो। हिंदी में बताऊंगा, पहले इंग्लिश वाले हिंदी में लिख लीजिए। मोहनजोदारो के ऊपरी लेवल से हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? एविडेंस ऑफ हॉर्स कम्स फ्रॉम ए सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदारो। मतलब देखिए, जब इतिहासकार किसी शहर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं तो उसकी लेयर से जानकारी मिलती है। यानी कि सबसे निचला जो लेयर हम लोगों को मिला है वो असल में इंडस वैली का मिला है। उसके बाद और लोग आगे बसे, फिर उसके बाद और लोग आगे बसे, फिर उसके बाद और लोग आगे बसे। तो जो सबसे लास्ट में आके जो बसे उन्होंने हॉर्स का यूज किया था, लेकिन वो लोग IVC के जमाने के लोग नहीं थे। ठीक है ना? जैसे इसको ऐसे समझिए आप लोग, जैसे कोई शहर है और वो बस गया, और फिर उसके बाद उस शहर को लोग छोड़ के भाग गए, और भागने के बाद वो शहर मिट्टी से ढक गया, एक लेयर हो गई। अब उसके बाद वहां पर लोग गए और उन्होंने फिर अपने घर बनाने शुरू कर दिए उनके ऊपर, ये दूसरा लेयर हो गया। फिर उसके बाद वो भी लोग छोड़ के भाग गए उन शहरों को, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता है, जनसंख्या होती थी बहुत कम और एरिया बहुत ज्यादा होता था, तो लोग जो है शहरों को छोड़ देते थे इस वजह से कि अगर कोई वहां पर महामारी आ गई है या वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो गई जिनका नॉलेज उनको नहीं था, इस वजह से लोग शहरों को छोड़ के चले जाते थे। और आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी गांव देहात में शहर में कोई घर छोड़ के चला जाए तो 10 साल के अंदर वो मिट्टी के ढेर में बदल जाता है, अगर उसकी साफ सफाई ना करे। बदल जाता नहीं? बदल जाता है। और वो अगर 100 साल हो जाए उसको, तो मुझे लगता है कि वो एकदम मिट्टी का क्या बन जाएगा? टीला बन जाएगा। ऐसे ही टीले बनते चले गए। तो जो सबसे शुरुआत का जो टीला बना मोहनजोदारो में, वहां से हमें क्या मिला? घोड़े के एविडेंस मिले। अब बताइए वो IVC के जमाने के माने जाएंगे? तो एक पॉइंट तो हमें मिला मोहनजोदारो से, ये वाला। दूसरा हमारा जो है जो लोथल है, वहां से हमें टेराकोटा मिला। अब टेराकोटा क्या होता है आपने पता ही है आपको, कि आपने मिट्टी का एक ऐसा शेप बना दिया जो ऐसा लगता है कि जैसे हॉर्स हो। तो वो हमें कहां से मिला है? वो हमें लोथल से मिला है, लेकिन वो डाउटफुल है। कुछ लोग उसको हॉर्स कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये हॉर्स नहीं है, हॉर्स जैसा है। ठीक है ना? तो आप लोग यहां पे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट हॉर्स के लिए कि डाउटफुल टेराकोटा फिंगरिंग्स फ्रॉम लोथल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखेंगे संशयपूर्ण, भाई जिस पर कोई संदेह हो, संशयपूर्ण या संदेहपूर्ण टेराकोटा मृण मूर्तिकाएं घोड़े की। ये कहां से मिली है? लोथल से। लोथल से संदेहपूर्ण टेराकोटा मूर्तिकाएं लोथल से मिली है। तो इस पर भी डाउट है, इस पर भी चीजें फिक्स नहीं है। अच्छा, ऐसा ही ये जो आपका सुरकोतड़ा है, यहां से हमें घोड़े के हड्डी वगैरह मिली है, रिमेन्स जो बची हुई चीजें हैं, वो हमें कहां से मिली है? वो हमें मिली है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता, देखिए कि घोड़े के रिमेन्स हमें कहां से मिले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोतड़ा। घोड़े का जो डाउटफुल टेराकोटा है वो कहां से मिला है, तो आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है ना? और घोड़े से रिलेटेड जो अपर लेवल पर जो चीजें मिली है वो कहां से मिली है? वो मोहनजोदारो से मिली है। तो आप लोग ये लिख लीजिए, द रिमेन्स ऑफ हॉर्स आर फाउंडेड फ्रॉम सुरकोतड़ा। घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा से मिले हैं। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, घोड़े के अवशेष सुरकोतड़ा से मिले हैं। अब इस जानकारी के साथ अगर आप IVC को पढ़ोगे तो अब आपको ज्यादा आनंद आएगा, और इंफॉर्मेशन जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाएगी, अगर ये नॉलेज आपको है। ठीक है ना? जो चीजें भी मैंने आपको बताई है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। द रिमेन्स ऑफ हॉर्स आर फाउंडेड फ्रॉम सुरकोतड़ा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सुरकोतड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोतड़ा से क्या मिला है?
घोड़े के अवशेष, अवशेष मतलब हड्डी वड्डी ये सब चीजें, ठीक है ना, मिली है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए, दोनों के दोनों मैं आपको बता दूं इंडस वैली के, कि घोड़े के अवशेष आईवीसी के किस शहर से मिले हैं, तो आंसर, और टेराकोटा घोड़े का कहां से मिला है, लोथल से। तो ये आप लोग याद कर सकते हो। अच्छा एक पॉइंट और है बड़ा फेमस, जितनी भी चीजें आईवीसी की हम लोगों को मिली है पशुओं में, ठीक है ना, उन पशुओं में सभी के टेराकोटा बनाए गए, लेकिन गाय का टेराकोटा नहीं बनाया गया, यानी कि काउ टेराकोटा फिंगरिंग्स हम लोगों को आईवीसी में नहीं मिला है। ये बेहतरीन पॉइंट है, ये एक बार एग्जामिनर ने पूछा था कि निम्न में से किस पशु का टेराकोटा फिंगरिंग्स नहीं मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, काउ, यानी कि गाय। गाय है उस जमाने में, बैल है उस जमाने में, लेकिन गाय का जो टेराकोटा है वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो गाय का टेराकोटा मरण मूर्तियां नहीं पाई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आईवीसी अच्छी तरीके से आपकी समझ में आएगा। तो चले भाई अब आईवीसी को समझने के लिए, ठीक है ना, चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब आप लोग छोटी छोटी जानकारी अलग अलग शहरों की अब मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम पूरी आईवीसी की जो बेहतरीन चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग के रूप में लिखिए इंपोर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, इंपोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब एक एक शहर में